दोपहर का समय था। मैं ऑफिस में लंच टाइम में खाना खाकर जल्दी-जल्दी अपनी फाइलें इकट्ठी कर रही थी। बस 20 मिनट में एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। अब यह किसका फ़ोन आ गया? परेशान होकर मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से नीता आंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। नीता आंटी के साथ हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। उनके पति और मेरे पिता बचपन में स्कूल में साथ पढ़ते थे। आंटी की आवाज़ से मेरा माथा ठनका। आंटी कुछ उदास सी लग रही थी और मैं जल्दी में थी। पर फिर भी आवाज़ को भरकस मुलायम बनाकर मैंने कहा, कहिए आंटी, बताइए कैसी हैं आप? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारे अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब है। हम लोग 1 सप्ताह से अस्पताल में ही हैं। बोलते-बोलते उनका गला भर गया तो मुझे भी चिंता हो गई। क्या हुआ आंटी? कुछ सीरियस तो नहीं है? सीरियस ही है बेटी। उनको 1 हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ा था और अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर भी कुछ उम्मीद नहीं दिला रहे हैं। कहते हुए उनका गला रुंध गया। आंटी, आप फ़िक्र मत कीजिए, अंकल ठीक हो जाएँगे। आप हिम्मत रखिए, मैं शाम को आती हूँ आपसे मिलने। एक तरफ मैं उन्हें दिलासा दिला रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी घड़ी देख रही थी। मीटिंग का समय होने वाला था और मेरे बॉस देर से आने वालों को तो बखिया ही उधेड़ देते हैं। किसी तरह भागते-भागते मीटिंग में पहुंची, पर मेरा दिमाग नीता आंटी और सुमित अंकल की तरफ ही लगा रहा। मीटिंग समाप्त होते-होते शाम हो गई। मैंने सोचा घर जाते हुए अस्पताल की तरफ से निकल चलती हूँ। वहाँ जाकर देखा तो अंकल की हालत सचमुच काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था। अस्पताल से निकलते हुए मैंने कहा, आंटी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइए। नीता आंटी पहले तो कुछ हिचकिचाई, पर फिर बोली, बेटी, 1 हफ्ते से अंकल अस्पताल में पड़े हैं। अब तुमसे क्या छिपाना? मेरे पास जितना पैसा घर में था सब इलाज में खर्च हो गया। इनके अकाउंट में तो पैसा है, परंतु निकाले कैसे ये तो चेक पर दस्तखत नहीं कर सकते और एटीएम कार्ड का पिन बस इन्हें ही पता है। इनका खाता तुम्हारे ही बैंक में है। यह रही इनकी पासबुक और चेकबुक। क्या तुम बैंक से पैसे निकालने में कुछ मदद कर सकती हो? कहते हुए आंटी ने पासबुक और चेकबुक दोनों मेरे हाथ में रख दी। आंटी को पता था कि मैं उसी बैंक में नौकरी करती हूँ। आंटी, आपका भी अंकल के साथ जॉइंट अकाउंट तो होगा ना? आप चेक साइन कर दीजिए, मैं कल बैंक खुलते ही आपके पास पैसे भिजवा दूंगी। नहीं बेटी नहीं, वही तो नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, मैं तो इनके कामों में कभी दखल नहीं देती। इन्होंने कभी कहा नहीं और ना ही मुझे कोई ज़रूरत महसूस हुई। बैंक का सारा काम तो ये खुद ही करते थे, पर पैसे तो इनके इलाज के लिए ही चाहिए। तुम तो बैंक में ही नौकरी करती हो, किसी तरह पैसा बैंक से निकलवा दोगी ना? आंटी ने इतनी मासूमियत भरी उम्मीद से मेरी ओर देखा तो मुझे समझ न आया कि मैं क्या कहूँ। बस चेक लेकर सोचती हुई घर आ गई। घर आकर चेक फिर से देखा और बैंक की शाखा का नाम पढ़ा तो याद आया कि वहाँ का मैनेजर तो मुझे अच्छी तरह से जानता है। झटपट मैंने उसे फ़ोन किया और सारी स्थिति समझाई। उसने तुरंत मौके की नज़ाकत समझी और मुझे आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, मैं सुमित साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। उनके सारे खाते हमारी ब्रांच में ही है। सुबह बैंक खुलते ही मैं खुद सुमित साहब के पास अस्पताल चला जाऊँगा और उनके दस्तखत करवाकर पैसे उनके पास भिजवा दूँगा। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। बैंक के निर्देशों के अनुसार यदि कोई खाताधारी किसी कारण से दस्तखत करने की हालत में नहीं होता है तो कोई अधिकारी अपने सामने उसका अंगूठा लगवाकर उसके खाते से पैसे निकालने के लिए अधिकृत कर सकता है। वह मैनेजर बैंक के निर्देशों से भली-भांति अवगत था और सुमित अंकल की मदद करने के लिए भी तैयार था। यह जानकर मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैं चैन की नींद सो गई। सुबह दफ्तर जाने के बजाय मैंने कार अस्पताल की ओर मोड़ ली। मुझे बहुत खुशी हुई जब 9 बजे ही बैंक का मैनेजर भी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में विड्रॉल फॉर्म था, जामुनी स्याही वाला इंक पैड भी था। बेचारा पूरी तैयारी से आया था। आते ही उसने सुमित अंकल से खूब गर्मजोशी से नमस्ते की तो अंकल के चेहरे पर भी कुछ पहचान वाले भाव आते दिखे। फिर मैनेजर ने कहा, सुमित साहब, आपके अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल कर आपकी पत्नी को दे दूँ। जवाब में जब अंकल ने अपना सिर नकारात्मक तरीके से हिलाया तो मैनेजर समेत हम सब सदके में आ गए। उसने फिर कहा, सुमित साहब, आपके इलाज के लिए आपकी पत्नी को पैसा चाहिए, आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर दे दूँ? जवाब फिर नकारात्मक था। बेचारे मैनेजर ने 3-4 बार प्रयास किया, पर हर बार सुमित अंकल ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। उसने हार न मानी और फिर कहा, सुमित साहब, आपको पता है कि यह पैसा आपके इलाज के लिए ही चाहिए। सुमित अंकल ने अब सकारात्मक सिर हिलाया, परंतु पैसे देने के नाम पर जवाब में फिर नहीं मिला। हालांकि यह अकाउंट सुमित अंकल के अपने अकेले के नाम पर ही था। उन्होंने उस पर कोई नॉमिनेशन भी नहीं करा रखा था। बैंक मैनेजर ने आखिरी कोशिश की, सुमित साहब, आपकी पत्नी को इस अकाउंट में नॉमिनी बना दूं? जवाब अब भी नकारात्मक था। आपका अकाउंट नीता जी के साथ
ज्वाइंट कर दूँ। जवाब में फिर नहीं। ताज्जुब की बात तो यह थी कि सुमित अंकल, जो कल तक ना कुछ बोल रहे थे और न ही समझ रहे थे, बैंक से पैसे निकालने के मामले में आज सिर हिलाकर साफ जवाब दे रहे थे। मैनेजर ने मेरी ओर लाचारी से देखा और हम दोनों कमरे के बाहर आ गए। खाते से पैसे निकालने में मैनेजर ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। मैडम, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, नहीं तो शायद आप मेरा भी विश्वास नहीं करती। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, सुमित साहब तो साफ मना कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी उनके अकाउंट से पैसे निकालने की अनुमति कैसे दे सकता है? मैनेजर की बात तो 16 आने सही थी। बैंक मैनेजर तो वापस बैंक चला गया और मैं अंदर जाकर नीता आंटी को उसकी लाचारी समझाने की व्यर्थ कोशिश करने लगी। अस्पताल से लौटते समय मैं उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये दे आई, साथ ही आश्वासन भी की, जितने रुपए चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, आखिर अंकल का इलाज तो करवाना ही है। शाम को बैंक से लौटते हुए मैं नीता आंटी के पास फिर गई। वे अभी भी दुखी थी। मैंने भी उनसे पूछ ही लिया, आंटी आपने कभी अंकल को अकाउंट ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा क्या? कहा था बेटी, कई बार कहा था, पर वे मेरी कब मानते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि मैं क्या इतनी जल्दी मरने जा रहा हूँ। एक बार शायद यह भी कह रहे थे कि यह मेरा पेंशन अकाउंट है, जॉइंट नहीं हो सकता। नहीं नहीं आंटी, शायद उन्हें पता नहीं है, अब तो पेंशन अकाउंट भी जॉइंट हो सकता है। चलो अंकल ठीक हो जाएंगे, तब उनका और आपका अकाउंट ज्वाइन करवा देंगे और नॉमिनेशन भी करवा देंगे। कहकर मैं घर आ गई। रास्ते भर गाड़ी चलाते हुए मैं यही सोच रही थी कि सुमित अंकल वैसे तो आंटी का इतना ख्याल रखते हैं, पर इतनी महत्वपूर्ण बात पर कैसे ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन और निकल गए। सुमित अंकल की तबीयत और बिगड़ती गई। आखिरकार लगभग 15 दिनों बाद उन्होंने अंतिम सांस ले ली और नीता आंटी को रोता बिलखता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पति के जाने के अकथनीय दुख के साथ साथ आंटी के पास अस्पताल का बड़ा सा बिल भी आ गया। उनका अंतिम संस्कार होने तक आंटी के ऊपर काफी कर्जा बढ़ गया था। घर की सदस्य जैसी होने के नाते मैं लगभग रोज ही उनके पास जा रही थी और मैंने जो पहला काम किया वह यह कि सुमित अंकल के सभी खाते बंद करवाकर उन्हें नीता आंटी के नाम करवाए। इन कामों में बहुत से फॉर्म भरने पड़े हैं, पर बैंक में नौकरी करने की वजह से मुझे उन सब की जानकारी थी। आंटी को बहुत से कागजात पर अनगिनत दस्तखत भी करने पड़े, जो मुझ पर पूरा भरोसा होने के कारण वे करती चली गई और रिकॉर्ड टाइम में मैंने सुमित अंकल के सभी खाते आंटी के नाम करवा दिए। आंटी ने चैन की सांस ली और सारे कर्जों का भुगतान कर दिया। अपने खातों में उन्होंने नॉमिनी भी मनोनीत कर लिया। अंकल के शेयर, म्यूचुअल फंड आदि का भी यही हाल था। सबको ठीक करने में कुछ समय अवश्य लगा, पर मुझे यह काम पूरा करने में बहुत ही संतोष मिला। सुमित अंकल सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। अब आंटी की फैमिली पेंशन भी आनी शुरू हो गई थी। और तो और उन्होंने एटीएम से पैसे निकालना, चेक जमा करना और पासबुक में एंट्री कराना भी सीख लिया था। सार यह है कि उनका जीवन एक ढर्रे पर चल पड़ा था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब